हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। हमने फंक्शंस पढ़े हैं और अब उनको कैसे डिफाइन करना है, कैसे बनाना है अपने यूज के लिए खुद के फंक्शन, उसको देखेंगे। और यहाँ पर हम एक एग्जांपल की मदद से 4 तरीके होते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूजर के द्वारा, तो उनको हम समझेंगे। सबसे पहला होता है कि हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ना करें और रिटर्न वैल्यू भी ना हो। आर्ग्यूमेंट हो, रिटर्न वैल्यू ना हो, रिटर्न वैल्यू हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, या फिर दोनों ही अवेलेबल हो। राइट, तो ये 4 तरीके से हमने क्लासिफाई किया फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। तो हम इनको विद एन एग्जांपल देखेंगे और लास्ट में एक कोड करेंगे जिसके अंदर हमें सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट करने होंगे टिल एन। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हम फंक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और एक और चीज देखने वाले हैं, कुछ कोड करके देखेंगे और हम फंक्शन को कैटेगराइज करेंगे। जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़े थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इनको हम कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरीज में। सबसे पहले नो आर्ग्यूमेंट, कोई हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जिसको हमने बोला था, कोई आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू और आर्ग्यूमेंट दोनों ही पास ना करें ऐसे फंक्शंस जो ना आर्ग्यूमेंट ले और ना ही कुछ वैल्यू रिटर्न करे। और ऐसे फंक्शंस जो आर्ग्यूमेंट तो लें लेकिन रिटर्न वैल्यू कुछ भी ना करे, रिटर्न वैल्यू नहीं। तीसरी कैटेगरी है कि आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ना ले और रिटर्न करे। चौथी कैटेगरी है कि वो आर्ग्यूमेंट भी ले और रिटर्न भी करे। तो हम 4 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को। तो हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसमें उस क्वेश्चन को चारों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसके अंदर हमें एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं, फंक्शंस 2.cpp के नाम से स्टार्टेड टेम्पलेट लिखते हैं। यहाँ पे हमको एक फंक्शन लिखना है, तो मैं पहले फंक्शन लिख लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1, जिसके अंदर हमने बोला कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगी। रिटर्न टाइप तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि रिटर्न वैल्यू नहीं है। तो वॉइड फंक्शन का नाम में फंक्शन 1 देता हूँ, आर्ग्यूमेंट में कुछ एक्सेप्ट नहीं करने। तो दिस इज अ सिंपल फंक्शन टू कैलकुलेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रेडियस यूजर से लेंगे। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आर और उसके अंदर यूजर से आर की वैल्यू ले लेते हैं। और जो ये वैल्यू होगी, हमने फाइल कनेक्ट कर दी है अपने कोड से, तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगा रेडियस की वही लेंगे। सपोज मैं देता हूँ अभी 12। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एरिया का, तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरिया। और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर। तो ये एरिया होने वाला है और यहाँ पर मैं एरिया को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, यही इस फंक्शन में करने से पहले हम आर की वैल्यू ले रहे हैं, एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं और कुछ ना ही फंक्शन में हम ले रहे हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल करना है। फंक्शन 1 को कॉल किया और फंक्शन 1 ने अपना काम किया और कंप्लीट हो गया, कुछ रिटर्न नहीं किया, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। इसको बिल्ड करेंगे तो ये हमें आंसर देगा कॉरस्पॉन्डिंग टू 12। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। और आंसर हमारा जो है पॉइंट में नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे इंट लिया है। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट का यूज करूँ तो आंसर पॉइंट में भी आएगा और दिस इज द एक्यूरेट आंसर। ये था पहला तरीका। तो अब देखते हैं टाइप 2, void function 2, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, टाइप 2 नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू, लेकिन रिटर्न वैल्यू इसमें होगी। रिटर्न वैल्यू क्या होने वाली है, हम फ्लोट रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न टाइप फ्लोट हो गया फंक्शन का नाम,
और आर्ग्यूमेंट हमें नहीं देना इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही सेम, पहले रेडियस लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, यूजर से लेंगे और फिर अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे जो कि है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और फिर रिटर्न कर देंगे इस एरिया को। यहाँ पे प्रिंट करने के बजाय हम इसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फंक्शन 2 है उसको कॉल करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी आंसर हमें वो रिटर्न करेगा उसको हम सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन 2 से। और फंक्शन 1 में हम क्या कर रहे थे कि हम सीधा जो आंसर है वो वहां पे प्रिंट कर रहे थे फंक्शन के अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, इनसाइड फंक्शन 1, जिसके अंदर हम नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, और इसके अंदर भी मैं सेम चीज लिखता हूँ, इनसाइड फंक्शन 2 नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट किया है और एक नई लाइन दे दी। तो उसको बिल्ड करते हैं। तो इनसाइड फंक्शन 1 इसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू है, ये आंसर आया। और सेकंड वाले में भी सेम ही आंसर आया बट करने का तरीका अलग है। ये ऐसा फंक्शन है जो कि आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये करने के अलग अलग तरीके हैं, डिफाइन हमने अलग अलग तरीके से किया है, काम सारे सेम ही करेंगे। क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सर्कल। सो अब टाइप 3 देखते हैं, जिसके अंदर रिटर्न वैल्यू भी है। टाइप 3 इसमें आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं करना है तो रिटर्न टाइप होगा वॉइड, फंक्शन का नाम फंक्शन 3, और अब की बार हमें आर्ग्यूमेंट मिलेंगे तो आर्ग्यूमेंट में हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे ताकि हमें रेडियस मिल जाए। और यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो हम करेंगे फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर और रिटर्न कर देंगे एरिया। ठीक है, एरिया कैलकुलेट किया और फिर उसको सॉरी रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं करना है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे एरिया, और ये वाली लाइन प्रिंट कर देते हैं। इनसाइड फंक्शन 3 जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है, नो रिटर्न वैल्यू। तो ये फंक्शन 3 होने वाला है, बिल्ड करते हैं। फंक्शन 3 को कॉल नहीं किया है इसका आउटपुट नहीं आया। यहाँ पर फंक्शन 3 को कॉल करेंगे और इसके अंदर रेडियस देनी है। तो हम यूजर से रेडियस अब की बार मेन के अंदर ही लेंगे। ठीक है, मेन के अंदर पहले रेडियस ली और फिर उसको फंक्शन में पास कर दी। तो यहाँ पर हमें 2 बार रेडियस देनी पड़ेगी, अभी बताता हूँ क्यों। एक्चुअली यहाँ पे हमको 3 बार रेडियस देनी पड़ेगी, तो बिल्ड करते हैं। तो 3 बार रेडियस क्यों दी, क्योंकि पहली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन 1 जब कॉल होगा तो यहाँ पे रेडियस r उसने ली, फिर उसके बाद जब फंक्शन 2 कॉल होगा तो फिर से वो रेडियस लेगा, और जब फंक्शन 3 कॉल होगा तो रेडियस हमने यहीं पर ले रखी। तो रेडियस को हम 3 बार ले रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इसलिए मैंने इसे 3 बार प्रोवाइड कराया है। अगर हम तीनों बार अलग अलग देंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, तीनों के अलग अलग आंसर सेम दूंगा तो सेम आंसर। ठीक है, तो तीनों फंक्शन काम कर रहे हैं तीनों तरीके से। अब चौथा जो तरीका है उसमें हम क्या करना है, कोड टाइप, उसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स भी अवेलेबल है और रिटर्न वैल्यू भी अवेलेबल है। तो उसको नाम देते हैं फंक्शन 4। यहाँ पे हम वैल्यू भी ले रहे हैं इंट आर, और रिटर्न टाइप भी हमारा फ्लोट होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आंसर, और उसके अंदर स्टोर करते हैं 3.14 इंटू आर और रिटर्न करते हैं आंसर।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस फंक्शन में कुछ भी नहीं करना, हम बिल्कुल स्पेसिफिक टास्क को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम रेडियस ले रहे हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि इस फंक्शन का एक्चुअल काम है, एरिया निकालना। एरिया निकाल रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं आंसर। तो यहाँ पे हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा फंक्शन 4 के अंदर। तो हम पहले इनपुट भी खुद ही लेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे फंक्शन 4, उसको रेडियस प्रोवाइड करेंगे और जो आंसर आया है उसको फिर प्रिंट भी खुद करेंगे। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट मैं कॉपी करके दोबारा से यहाँ डालता हूँ और हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी है और आर्ग्यूमेंट भी अवेलेबल है। तो इसको बिल्ड करते हैं, यहाँ पे एक बार इनपुट और दे देता हूँ, हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते आर को, एक बार डिक्लेयर कर दिया है तो उसी आर को जो वहां पे लिया था वही आर में यहाँ पास कर देता हूँ, एक बार और देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये हमारा चल गया। यहाँ पे देखो आंसर आया 10803, जबकि 803.84 यहाँ पे आंसर आया। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे फंक्शन 4 लिखना है और इसको इंट के बदले फ्लोट करना है। बिल्ड करेंगे तो अब ठीक आंसर आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरीके के फंक्शन है। पहला, इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट भी नहीं मिला था और रिटर्न टाइप भी नहीं था और आर्ग्यूमेंट भी नहीं था, हमने यहीं पर खुद से इनपुट लिया और खुद ही आउटपुट प्रिंट किया। सेकंड क्वेश्चन, हमें आर्ग्यूमेंट तो नहीं मिले बट हमें रिटर्न टाइप अवेलेबल था, तो हमने रिटर्न टाइप उसको रिटर्न कर दिया और इनपुट खुद लिए। थर्ड टाइप, जिसके अंदर हमारे पास आर्ग्यूमेंट अवेलेबल थे लेकिन हम रिटर्न नहीं कर सकते, तो हमने आर्ग्यूमेंट हमें जो मिले उसका यूज करके हमने एरिया निकाला और फिर उसको प्रिंट किया। फोर्थ क्वेश्चन में हमने रिटर्न वैल्यू भी अवेलेबल थी और आर्ग्यूमेंट भी अवेलेबल थे, तो हमने आर्ग्यूमेंट लिए, उनका इस्तेमाल किया और आंसर को रिटर्न किया और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट भी किया। ठीक है, तो ये 4 टाइप के मेनली फंक्शन होते हैं, हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे, और चारों का अपने अपनी जगह यूज होता है। मेनली फोर्थ फंक्शन यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओरिएंटेड है, मतलब बिल्कुल टास्क स्पेसिफिक है, जो काम इसको करना है सिर्फ वही करता है, इनपुट लेने और रिटर्न करने की हेडक इसको नहीं रहती है। फोर्थ फंक्शन जो फोर्थ टाइप है, इसके अंदर हम सिर्फ स्पेशल टास्क जो है, जैसे एरिया निकालना था एक पर्टिकुलर टास्क, सिर्फ उसी को करते हैं और इनपुट लेना और आउटपुट देना हम मेन के ऊपर छोड़। ठीक है, तो ये मोस्टली मैं यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि आपको आर्ग्यूमेंट अवेलेबल होते हैं और आपको फंक्शंस लिखना होता है। तो ये भी एक काफी कॉमन सिनेरियो होता है जिसमें रिटर्न चाहे ना करना हो बट आपको आर्ग्यूमेंट अवेलेबल होते हैं। तो सारे ही अपनी अपनी जगह यूज हो सकते हैं और ये तरीके हैं करने के फंक्शंस को। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा किस तरीके से हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं फंक्शंस का। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, तो ये आपको कोड अब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा देखने में और मेन आपका बहुत नीचे चला गया है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम। जितने भी ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ से यहाँ तक, हम इनको यहाँ से हटाकर नीचे फंक्शन के नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे कोड साफ सुथरा दिखाई देता है मतलब। और यहाँ पे हम इनके प्रोटोटाइप बना लेते हैं, जैसे कि void function 1 float function 2, then we have void function 3 और यहाँ पे हमें float, उसके बाद है float function 4 int और ये भी int, रेडियस जो है वो इंटीजर में ले रहे हैं। तो ये 4 हमने प्रोटोटाइप बना दिए और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन लिख दिया। तो अब जो हमारा कोड है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है और हमें समझ में आ रहा है कि हो क्या रखा है, मतलब 4 फंक्शंस बना रखे हैं कोड के अंदर और यहाँ पे हमने मेन फंक्शन में क्या क्या करा है वो देख रहा है हमें। और बाकी कोई फंक्शन आपको देखना हो कि कैसे डिफाइन हुआ है तो वो आप नीचे जाके देख सकते हो। तो इट लुक्स बेटर। तो ये बस रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। अब इसे बिल्ड करूंगा तो वही सेम आउटपुट देगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों तरीके सही। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन है प्राइम नंबर से रिलेटेड। सेव करते हैं फाइल को prime.cpp के नाम से।
स्टार्टिंग टेम्पलेट लिख लेते हैं एज इंक्लूड यहाँ पर हम एक प्राइम फंक्शन बनाने वाले हैं और सबसे पहला है हमें प्रिंट करने हैं प्रिंट ऑल प्राइम्स टिल एन, एन तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। तो हम सबसे पहले यूजर से एन ले लेते हैं, ठीक है, और फिर प्राइम प्रिंट फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर एन को पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर देगा। तो रिटर्न टाइप कुछ नहीं, वॉइड होगा, ये प्रिंट करने है खाली प्राइम प्रिंट, और वेरिएबल लेंगे हम एन, ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, एन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम नंबर्स प्रिंट करना है। तो अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं, वो लॉजिक थोड़ा सा बिल्ड कर लेते हैं। सो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो हमारे जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली केवल 2 फैक्टर्स, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो नंबर इटसेल्फ होगा और एक 1 होगा। जैसे कि 2 हो गया, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। इस तरीके से 11 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 11। जबकि 12 के कई सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, 2 है, 6 है, 3 है, 4 है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो। तो आई होप प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं कि प्राइम नंबर प्रिंट कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर को, इससे पहले एक क्वेश्चन हम दूसरा करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। सो क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है, चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। ये कैसे करेंगे, इसको सोचते हैं पहले। एक नंबर दे रखा है आपको और चेक करना है वो नंबर प्राइम है या नहीं। तो जैसे मान लो हमें 15 दिया, अब हमें चेक करना है प्राइम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हम लूप को रन करेंगे 2 से लेके जितनी भी वैल्यू है सब में चेक करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक। 15 से तो हो गया डिविजिबल, क्योंकि नंबर है। तो 14 तक सबसे हम, और 1 से भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 15 से तो हो गई, वो तो गारंटेड है। तो 2 से लेकर 14 तक हम चेक करेंगे, मतलब कि 2 से लेकर n-1 तक हम चेक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है किसी से। 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि 2 फैक्टर तो पहले ही हो गए थे, 1 और नंबर। तो अगर कोई भी किसी भी और नंबर से डिविजिबल हो जाता है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चेक करें फॉर 7, तो 7 के लिए हम चेक करेंगे 2, 3, 4, 5 और 6 से, क्योंकि 2 से लेके n-1 तक 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है। इसका मतलब 7 क्या है, एक प्राइम नंबर, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। लॉजिक समझ में आया, क्या करना है, 2 से लेकर n-1 तक हर नंबर से चेक करना है कि ये डिविजिबल होता है या नहीं होता। अगर ये किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है इस रेंज में, तो वो प्राइम नहीं है। अगर नहीं होता तो वो प्राइम है, ठीक है। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हम 2 से लेकर n-1 तक हर एक नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड एंड चेक। 2 केस बनेंगे, पहला कि वो उससे डिविजिबल है, दूसरा कि वो डिविजिबल नहीं है। सो अगर वो डिविजिबल है नंबर उससे, तो हम बोल देंगे नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो डिविजिबल नहीं हुआ एक पर्टिकुलर नंबर से, आई से डिविजिबल हुआ तो ये, और आई से डिविजिबल नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि हम नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे।
समझाता हूँ कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेट अस सपोज मुझे चेक करना है 9 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो पहले 2 से चेक करूंगा, 2 से डिवाइड नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल। तो क्या मैं बोल दूंगा ये प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अगले नंबर से चेक करेंगे। तो अगला नंबर 3, उससे चेक करेंगे, उससे डिविजिबल हो गया तो नॉट प्राइम बोल देंगे, क्योंकि अगर एक भी डिविजिबल मिल जाता है हमें, एक भी फैक्टर एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो प्राइम नहीं है। लेकिन अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे किसी नंबर से डिविजिबल हो। तो इसलिए हमें नेक्स्ट नंबर को चेक करना पड़ेगा। और जब हमने ये सारे नंबर से चेक कर लिया होगा 2 से लेके n-1 तक, अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, नॉट डिविजिबल बाय एनीवन, नॉट डिविजिबल बाय एनीवन, तब हम बोलेंगे कि नंबर इज प्राइम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसका कोड करते हैं। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ और इसी के नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि हमें बताएगा, बूल वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स इज प्राइम, कि क्या ये नंबर प्राइम है नहीं है, जो नंबर हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नंबर पास करेंगे और अगर ये नंबर प्राइम हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो प्राइम चेक कैसे करेंगे, लूप लगाएंगे आई का 2 से लेकर n-1 तक और आई को इंक्रीमेंट करें। ठीक है, हर बार चेक करेंगे इफ n डिवाइडेड बाय आई इक्वल इक्वल टू 0, मतलब वो डिवाइड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वन फैक्टर फाउंड, कि एक फैक्टर उसका हमें मिल गया। इसका मतलब वो रिटर्न, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है, सी आउट नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है, प्रिंट करें। नहीं तो अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हमें नेक्स्ट से चेक करना, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इफ नॉट डिविजिबल, तो हमें क्या करना है, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, वो अगले से अपने आप ही चेक कर लेगा। क्योंकि लूप यहाँ पे जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा और फिर वो आई इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेगा, 4 के लिए चेक करेगा, तो वो अपने आप ही चेक करना शुरू कर देगा बाकी नंबर्स के लिए। लूप के एंड में यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या नंबर वो किसी से डिवाइड हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि अगर वो किसी से डिवाइड हुआ था तब तो वो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर वो इस लूप में किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो फिर वो क्या है, प्राइम है। तो अब यही इंपॉर्टेंट टास्क है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कि वो पहले किसी से डिवाइड हुआ या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट प्रिंट तो हो जाएगी, बट हमें यहाँ पे नहीं पता कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई या नहीं हुई। मतलब अगर जैसे 12 है और हमने इसको चेक किया तो 2 से पहली बार में ये डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड होकर 6 आया तो रिमाइंडर 0 बचा और हमने बोल दिया प्राइम नहीं है, लेकिन ये लूप से बाहर आएगा यहाँ पे। तो इस केस में तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ कैसे पता लगाऊंगा मैं कि ये 2 से डिवाइड हो चुका है या नहीं हो चुका। और अगर 7 है, 7 के केस में यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो भी मैं यहाँ पे वापस आऊंगा लूप कंप्लीट होने के बाद। तो मैं इन दोनों केस को कैसे डिस्टिंग्विश करूंगा कि कब वो नंबर प्राइम है और कब नहीं है, यहाँ पे मुझे कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, फ्लैग का कंसेप्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लैग बना लेंगे जिसको हम इनिशियली करेंगे फॉल्स, मतलब कि हमें प्राइम नंबर नहीं है, मतलब फॉल्स ले रहे हैं, मतलब फ्लैग हमारा भी फॉल्स है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइड हो जाएगा और इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो हम फ्लैग को ट्रू सेट कर देंगे। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर फ्लैग ट्रू है, इफ फ्लैग इज इक्वल इक्वल टू ट्रू, फ्लैग ट्रू है इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब अगर फ्लैग ट्रू नहीं है, इफ नॉट इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू नहीं है तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्राइम। तो हम सी आउट कर देंगे कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, सी आउट मतलब बेसिकली रिटर्न करेंगे ट्रू और नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये आई होप समझ में आया होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं करना है अभी, हमें सिर्फ रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। तो हम भी के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग को सेट कर देंगे ट्रू और यहाँ पे हम इनिशियली एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लैग और उसको सेट करते हैं फॉल्स। ठीक है,
और यहाँ पे लूप आने के बाद हम चेक करेंगे कि फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। अगर फ्लैग फॉल्स है इसका मतलब कोई भी फैक्टर हमको नहीं मिला, नहीं तो मिलता तो ट्रू हो जाता। फ्लैग फ्लैग फॉल्स है, इनिशियली सेट किया था फॉल्स, हमेशा फॉल्स रहा, इसका मतलब वो इस इफ कंडीशन के अंदर कभी गया ही नहीं, इसका मतलब वो उसका कोई फैक्टर है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन है, और फ्लैग फॉल्स है तो हमें रिटर्न क्या करना है, ट्रू, मतलब वो प्राइम नंबर है। और एज अगर फ्लैग ट्रू निकलता है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आया। अभी हम इसमें बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करने वाले हैं, पहले इतना हम थोड़ा समझते हैं। तो प्राइम नंबर प्रिंट को अभी हम नहीं कॉल कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इज प्राइम, क्या वो प्राइम है एन, तो ये हमें पता लगाना है और इसको हम प्रिंट करते हैं कि वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो इनपुट दे देते हैं, सपोज मैं चेक करता हूँ 12 के लिए और इसको बिल्ड करते हैं। तो 12 प्राइम नंबर नहीं है, 0 आ गया। और अब मैं चेक करता हूँ 7 के लिए, और 7 प्राइम नंबर है 1। तो थोड़ा सा हम इसका एग्जीक्यूशन समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमने n को 7 लिया तो यहाँ पे 7 पास हो गया, तो हमारी जो n की वैल्यू है वो 7 है। फ्लैग को हमने फॉल्स किया हुआ है, तो फ्लैग हमारा फॉल्स है, जो कि हमें ये बता रहा है कि अभी तक हमें इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर अवेलेबल नहीं हुए। 2 फैक्टर तो है ही, 2 फैक्टर कौन से हैं, 1 और 7 तो है ही, तो उसके अलावा हमें कोई और से नहीं मिले तो फॉल्स। फिर हमने लूप को रन किया 2 से लेकर n-1 तक, मतलब 2 से लेकर 6 तक हमारा लूप चल रहा है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 तक। तो 2 के लिए हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करके देखा इनको, 7 को 2 से डिवाइड करके देखा, वो डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये 0 नहीं हुआ। क्या रिमाइंडर आ गया, कुछ 1 रिमाइंडर आ गया। तो इफ कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो एल्स में तो हमें कुछ करना नहीं है, तो कुछ भी नहीं करा और हम आगे आगे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई बढ़कर। तो 3 में चेक करा, वो भी डिविजिबल नहीं है। 4 हुई, 4 भी डिविजिबल नहीं है। 7 को डिवाइड नहीं कर सकता 4, 5 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये उसका फैक्टर नहीं है, 6 भी नहीं है। तो हम लूप के बाहर आ गए और हमने चेक करा फ्लैग फॉल्स है, हाँ फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोड चला। अब दूसरा केस लेते हैं, जब n की वैल्यू 12 थी। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 12 होगी तो क्या होगा, फ्लैग इनिशियली फॉल्स होगा। हमने i की वैल्यू कहाँ शुरू करी होगी, 2 से लेकर 11 तक जाएगी। हमने 2 पे चेक किया तो 2 से वो डिवाइड हो गया, 0 आ गया आंसर, तो हमने फ्लैग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, और पूरा लूप चला होगा, हर एक नंबर से उसको डिवाइड करके देखा हमने, और जब हम यहाँ पे आए तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं थी, ट्रू थी, तो हमने रिटर्न फॉल्स किया, इसलिए 12 के लिए आंसर क्या आएगा, 0, फॉल्स मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इसकी। सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन तो ये है कि हमें फ्लैग के कंसेप्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न करनी है वैल्यू, और जैसे ही हमारा यहाँ पे डिवाइड हो जाता है तो हम डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू भी कर सकते हैं, और रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। रिटर्न करने से क्या होता है, फंक्शन से हम बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल फंक्शन से हम बाहर चले जाते हैं। जैसे हमने रिटर्न फॉल्स करा यहाँ पे, तो हम इस पूरे फंक्शन से बाहर चले गए और यहाँ पे पहुंच गए, इस प्राइम वाले पे, और यहाँ पे हमने फॉल्स को प्रिंट कर दिया, मतलब 0 को प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर हम हमेशा तब ही आएंगे जब वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर सकते हैं बिना कोई कंडीशन चेक करे, क्योंकि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब वो किसी से डिवाइड हुआ है, तो हमने हर बार यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दिया होगा। अगर हमने यहाँ से रिटर्न फॉल्स नहीं करा, इसका मतलब उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। तो हमने यहाँ से रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अब अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ 7 के लिए, तो आंसर 1 आएगा। 14 के लिए ट्राई करता हूँ, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इस एल्स कंडीशन की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और ऑप्टिमाइजेशन करनी है इसके अंदर, वो ये है कि हमें यहाँ पे n-1 तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते हैं। हमें यहाँ पर
जाने की जरूरत है स्क्वायर रूट ऑफ n तक खाली। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सपोज हम 36 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 36 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनेंगे, 2 18 36, 3 12 36, 4 9 36, ठीक है, फिर प्लस 6 6 36। तो ये जो है ना पेयर्स में आ रहे हैं फैक्टर्स, हमेशा किस में आते हैं फैक्टर्स, पेयर्स में। 2 18 36, 3 12 36, ठीक है, तो पेयर्स में आते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर जो फर्स्ट हाफ में है, इस वाले हाफ में, उसने अगर डिवाइड कर दिया है 36 को, तो सेकंड हाफ में पक्का से एक नंबर होगा जो इसको डिवाइड कर देगा 36 को। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पूरे तक रूट लगा चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ n, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो अगर हम 6 तक ही लूप चलाएं और वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब वो आगे वालों से भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी से भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो आगे वालों से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमें लूप को i इज इक्वल टू 0 से स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही चलाने की जरूरत है, ये भी हमें सही आंसर देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये ऑप्टिमाइजेशन है, हमने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया, हमारा जो कोड है वो कम टाइम चलेगा, ठीक है, तो टाइम हमने इसका बचा लिया। इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने उसकी कम कर दी। इंपॉर्टेंट चीज है, हम बाद में देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो अभी हम यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, SQRT ऑफ n, और SQRT के लिए हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी math.h या फिर CMath, ठीक है। तो अब अगर हम इसे बिल्ड करेंगे तो 14 के लिए 0 ही आएगा, और अगर हम लेते हैं 11 तो उसके लिए 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया है प्राइम नंबर्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि एक प्राइम नंबर है या नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, हमें सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं टिल n। अगर हम बोलो 100 तक के सारे प्राइम नंबर प्रिंट करो, तो उसको प्रिंट करना है। तो उसके लिए अब कुछ नहीं, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन को। तो अगर हमें n तक सारे नंबर प्रिंट करने, तो हमें लूप लगाना है फॉर इंट i इज इक्वल टू 3 से लेकर हम n तक का लूप लगाते हैं इक्वल टू, और चेक करते हैं इस प्राइम, क्या i हमारा प्राइम है, और आंसर इक्वल टू दिस, और एक वेरिएबल आंसर में उसको सेव कर लेते हैं। और अगर आंसर ट्रू है, इसका मतलब वो प्राइम है, तो हम उसको प्रिंट कर देते हैं आई को, ठीक है। और नहीं है तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा। और 2 तो प्राइम नंबर होता ही, सबसे पहले हम 2 को प्रिंट कर देते हैं, और फिर 3 से लूप लगाया हम कहाँ तक का, n तक का, और चेक करा कि वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम है आई, तो उसको प्रिंट कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इस वाली लाइन को अनकमेंट कर रहा हूँ और इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो हम 11 तक के सारे नंबर प्रिंट करने वाले हैं, प्राइम नंबर्स। बिल्ड करते हैं, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, इस प्राइम वाज नॉट डिक्लेयर, यस, क्योंकि हमने इसको नीचे लिखा है, ये ऊपर होना चाहिए, या फिर हमें इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उससे नीचे है। तो यहाँ पे हम इसका भी प्रोटोटाइप दे देते हैं। ये प्रोटोटाइप देना हमें तभी कंपलसरी है जब आप फंक्शंस को उसके यूज करने के बाद लिख रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, दोनों को हटा देते हैं यहाँ से, और दोनों को ही मेन के नीचे। तो ये हमने बिल्ड किया और हमारा आउटपुट सही आ गया। 11 तक के सारे प्राइम नंबर हमारे प्रिंट कर दिए उसमें। सो आई होप आपको प्रोटोटाइप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैंने डिस्कस किया था। प्रोटोटाइप हमें तब लिखने की जरूरत पड़ती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, प्राइम प्रिंट के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ इस फंक्शन को, इस प्राइम फंक्शन को, लेकिन ये फंक्शन मैंने बाद में डिफाइन करा, इसके बाद डिफाइन करा, तो मुझे इसका यूज करना है तो उसको पहले प्रोटोटाइप देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पहले यूज करता हूँ, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, तो फिर हमें प्रोटोटाइप यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं n की वैल्यू बढ़ा के 100 करता हूँ और इसे बिल्ड करता हूँ। तो 100 तक के जितने प्राइम नंबर है वो सारे इसने हमें प्रिंट करके दे दिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।